Hello student, in this video lecture we are going to discuss ionization enthalpy or we can say the ionization energy. Ionization energy. Okay student, here meaning of the enthalpy is energy. The minimum amount of energy required to remove loosely bound electron of outer shell from an isolated gaseous atom. Okay, suppose हमारे पास कोई isolated gaseous atom है. This is isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. ठीक है. अब आइसोलेटेड का मीनिंग स्टूडेंट क्या हो सकता है, यानी ये जो एटम है मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं है, यानी ये एटम जैसे Cl तो अकेला ही एटम रहेगा आइसोलेटेड. अगर ऐसे लिखा होगा तो ये एटम यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है कैसा है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है. बाहर की जो सबसे लास्ट शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, लूजली बाउंड होता है, क्योंकि अंदर की जो शेल होती हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये न्यूक्लियस उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन को रखेगा, तो वो इतने लूजली बाउंड नहीं होते हैं. सिंपल होती है बात. अब यहाँ से अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमने क्या करना है, हमने एनर्जी देना है. हमने एनर्जी देना है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. अब ये जो एटम है गैसेस एटम, ठीक है, ये आइसोलेटेड गैसेस एटम अब ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कैटायन. तो इस तरह से कैटायन का फॉर्मेशन होता है, गैसियस कैटायन. ठीक है. और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है. सिंपल होती है बात. तो स्टूडेंट आपने सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर सेल लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस एटम से ही आप इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाल पाते हैं. सपोज हमने कोई एटम को M मान लिया है और ये क्या है, आइसोलेटेड है. दिस इज द आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब इसमें कोई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, उसको निकालना है तो हमने एनर्जी को जोड़ना है, यानी एनर्जी को देना है प्लस एनर्जी. इसको हम बोलेंगे, अगर एक पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने, अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक मोनोकैटायन है ना. यहाँ पे मोनोकैटायनिक स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है, कैटायनिक स्पीसीज़. सिंपल होती है बात. तो अब ये M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा. सिंपल हो गई बात. यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हमने बोल दिया IE फर्स्ट, यानी ये आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट है. सिंपल होती बात. आगे जो नेक्स्ट है M पॉजिटिव. अब फिर से इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब ये इस तरह से 2 कैटायन यानी 2 पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया. इसे हम बोलते हैं IE2. सिंपल हो गई. यहाँ से अगर हम इन दोनों में से 2 कैटायन में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देंगे तो हमें मिलेगा M3 पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एनर्जी लेंगे जब M पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे IE फर्स्ट बोली थी, यहाँ पे IE सेकेंड आ जाएगा. अगर हम इसमें से फिर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे IE3 आ जाएगा. एंड अगर हमने ये फिर से यूज़ कर लिया 3 पॉजिटिव चार्ज कैटायन गैसियस एटम और इसमें से हमने फिर से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो स्टूडेंट ये हो जाता है IE4. नाउ दिस कन्वर्ट इनटू 4 पॉजिटिव कैटायन है ना, एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा. सिंपल एक एक इलेक्ट्रॉन हम इनमें से निकालते जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एटम के ऊपर बढ़ता जाएगा. अब स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है. मान लो कोई एटम है और एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है. सपोज़ ये वाला एटम था और एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये कन्वर्ट हुआ होगा पॉजिटिव में. अब पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन तो इसका बाहर निकल गया होगा. सिंपल. अब जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं स्टूडेंट, मान लो इस सेल बाहर की सेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, या फिर कोई भी अब इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन को रखता है. ठीक है. कैटायन बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते जाएंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन अगर बच रहा है उस एटम के अंदर तो वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन को रखेगा, टाइटली बाउंड रहेगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा.
यानी आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आई फर्स्ट की वैल्यू कम होती है, आई सेकंड की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसी तरह से आई थ्री की उससे ज़्यादा, फिर आई फोर की सबसे ज़्यादा होती है। द ऑर्डर ऑफ द आयोनेशन एंथैल्पी, तो आई फोर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आई थ्री आता है, एंड देन आई टू, एंड लास्ट में आप लिखते हैं आई फर्स्ट। आई फर्स्ट सबसे कम आयोनेशन एंथैल्पी होती है। फिर से कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में से अगर फिर से इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो यहाँ पहले से पड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वह न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन को रखेंगे, यानी वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे, और वहाँ हम उनको निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आई फोर की वैल्यू आई फर्स्ट से ज़्यादा होती है। स्टूडेंट कुछ बुक्स में आपको आई फर्स्ट की जगह ऐसे डेल्टा आई भी लिखा हुआ हो मिल सकता है ना, तो इसको हम ऐसे फर्स्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इसको भी आप समझ लेंगे। ठीक, अगर आपको ऐसे ऑर्डर लिखा हुआ मिलेगा तो ये भी क्या होता है आई या डेल्टा आई का मतलब आयोनेशन, ई का मीनिंग एनर्जी, तो डेल्टा आई ई टू। ठीक है, फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा आई ई थ्री एंड डेल्टा आई स्मॉल में ऐसे बनाते हैं आई ई फोर। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसे क्या बोलते हैं हम? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और वी कैन से द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट सीखेंगे हम कंपेयर आई ई फर्स्ट एंड आई सेकेंड ऑफ द क्रोमियम एंड मैंगनीज। आपको क्रोमियम और मैंगनीज दे दिया गया है और इसमें पूछा है इनमें आई ई फर्स्ट और आई ई टू की कंपेरिजन करनी है। ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने क्रोमियम की बात की, और सिंपल आपको पता है ये एक एक्सेप्शनल होता है अबाउट प्रिंसिपल का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ पे क्या होता है 4s2 नहीं होता है, क्या होता है 4s1 एंड 3d5। सिंपल होती है बात। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3d5 को पहले लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या देखना है, n की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होती है? यहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे n की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से रिमूव करते हैं? प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था जहाँ पर n की वैल्यू मोर होती है, तो यहाँ पे मोर n वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जहाँ n की वैल्यू ज़्यादा होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वहीं से होता है। तो अब हम कहाँ से रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को? s में से। तो स्टूडेंट यहाँ पे s में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सिंपल हो गई बात। इसको निकालेंगे और ये Cr पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आई फर्स्ट यहाँ पे हमने देख ली और 3d5 4s0 आ जाएगा। अब देखो 3d5 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, और जब हाफ फील्ड होती हैं बहुत स्टेबल होती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो रिक्वायर्ड मोर है ना, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है, यानी क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब हम Mn में बात करेंगे, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। Mn में 25 होता है, सिंपल आपको पता है कि 4s2 20 तक हो गया एंड 3d5। अब हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, आप इसको 3d5 को पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 वाली सेल पहले आती हैं और 5 वाली सेल, तो अब बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सिंपल हो गई बात। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो है 4s, क्योंकि यहाँ पे 4 की वैल्यू ज़्यादा 3 कम है, n की वैल्यू यहाँ ज़्यादा, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, आई ई फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो ये बन जाएगा Mn पॉजिटिव में 3d5 4s1। अभी स्टूडेंट यहाँ हम 3d5 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम s से निकालेंगे, और s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना ईजी है और ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आई ई फर्स्ट किसकी ज़्यादा है, इस क्रोमियम की ज़्यादा होनी चाहिए या फिर Mn की मैंगनीज की ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे देखना है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, क्रोमियम में अगर 24 एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे Mn का 25 है, ठीक है, तो
यहाँ जो फैक्टर काम करने वाला है, यहाँ पे जो फैक्टर काम करेगा, जैसे यहाँ पे 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ पे 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इसमें। तो यहाँ पे हम क्रोमियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और Mn की, मैंगनीज़ की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। सिंपल होगी बात। तो यहाँ पर हमने देख लिया न्यूक्लियर चार्ज। फिर से आप सुन लीजिए, ये जो क्रोमियम में है 24 एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को हम बोल देते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे एक फैक्टर लग जाता है न्यूक्लियर चार्ज का कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो IE फर्स्ट जो है लेस देन, यहाँ पर क्रोमियम की IE फर्स्ट कम है और Mn की IE फर्स्ट ज़्यादा होगी। सिंपल। तो ये आपने एक कंपेरिजन समझ लिया है। सेकंड में आपने क्या देखना है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है क्रोमियम D5 है और D5 हाफ फील्ड है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए यहाँ पर क्रोमियम की IE सेकेंड ज़्यादा होगी और Mn से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये निकालना बड़ा इजी है, यानी IE2 यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, हाफ फील्ड शेल का लगाना है। D5 हाफ फील्ड है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है, वहाँ पे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, इसलिए क्रोमियम IE2 ज़्यादा होगी, क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, Mn की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ एटम। ओके, तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पर, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। ठीक है, तो साइज अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल होगी बात। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टूडेंट क्या होता है, सपोज ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये बीच में इनर शेल मैंने बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, दीज आर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ क्या हैं, अट्रैक्शन में है। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अट्रैक्शन में है। अब ये अट्रैक्शन में होंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। जैसे यहाँ पे आप ऐसे समझ लिए, कोई यहाँ पे ये एक लाइट बल्ब लगा है और इसके ऊपर ये हमने परत लगा दी है कागज़ की, तो यहाँ पे रोशनी थोड़ी कम आएगी, यानी ये बीच वाली परतें उसको कम कर देंगे। उसी तरह से ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसके अट्रैक्शन को, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ईजिली हम निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो आयोनाइज स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं हम इसको, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे इफेक्ट पड़ने वाला है। सिंपल होती है बात। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। सिंपल हो गई बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। नाउ स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि कितना उसका एटॉमिक नंबर है। न्यूक्लियर चार्ज किसको बताने वाला है, एटॉमिक नंबर को। तो जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हमने एक क्वेश्चन में समझा था, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज़ करती है इफ़ इंक्रीजेज न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाते हैं, यानी किसी का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ेगी। सिंपल। तो इन दो फैक्टर में अपोजिट था, यानी अगर ये ज़्यादा होता है एटॉमिक साइज़ तो ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी तरह से कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इसके साथ ईजिली हम ज़्यादा अट्रैक्शन को नहीं लगेगा और इसको हम ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। सिंपल होगी बात। तो मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
यहाँ पे मोर ज़्यादा एटॉमिक साइज लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज मोर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी मोर। ठीक, अब इधर बात करते हैं हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। जैसे आपको पता है कि भाई D5 हो गया, D10 हो गया, या F7 और F14, तो ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होते हैं। इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सिमेट्रिकल होता है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, और इस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल में वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है देन एम्प्टी ऑर्बिटल। सिंपल हो गई बात। तो रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं। ये क्या है, एक सिमिलर ऑर्बिट में हमने बात कर ली। तो यहाँ पे एस क्या होता है, ऑर्बिटल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस के पास होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे पी में कम होगा, इसी तरह से डी में और कम और एफ में और ज़्यादा कम। तो एस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, देन एफ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी या एनर्जी की वैल्यू कम होगी। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ शेप ऑफ द ऑर्बिटल एस पी डी एफ। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल होगी बात, इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन, यानी आप समझना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम इन आ ग्रुप। देखो ग्रुप में स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल साइज़ है और यहाँ पे बड़ा साइज़ है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मोर अट्रैक्शन। इस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ तो हाई अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। बड़े साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। इफ़ वी आर गोइंग टू टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज, तो डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि हमें नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो सिंपल है स्टूडेंट, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद इस तरह से लिथियम के बाद सोडियम, और सोडियम के बाद आएगा पोटेशियम के बाद आएगा रुबीनियम, और रुबीनियम के बाद आएगा आपका सीजियम। तो ये सिंपल है ना, यहाँ पे आपने समझ लिया, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। अब इसमें भी बात करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल साइज़ और यहाँ पे बड़ा साइज़, यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी डिक्रीज़ करेगी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो। सेम केस यहाँ पर भी होने वाला है, इसमें भी यही होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों में क्या आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, उसको हमने समझना है। यहाँ पे क्या होता है, जो थैलियम है, थैलियम में लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आता है। हम सोचेंगे कि यहाँ पे ये सही ऑर्डर होगा, लेकिन थैलियम में लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आने की वजह से यहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे बोरॉन से थोड़ी कम होती है, तो हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं और एल्युमिनियम को हम उठाकर यहाँ रख देंगे। आप इस बात को ध्यान रखना है, यानी लास्ट वाले को यहाँ पर और इस वाले को यहाँ पर, लास्ट वाले से एक पहले। तो इस तरह से एरो से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि इसको हमने उठाना है, थैलियम को यहाँ ले जाएंगे आप और एल्युमिनियम उठाकर आप यहाँ ले आएंगे, यानी बोरॉन सबसे ज़्यादा, फिर थैलियम, फिर गैलियम, एल्युमिनियम और लास्ट है ना, एल्युमिनियम कहाँ जाएगा, यहाँ, और फिर लास्ट में इंडियम। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से यह साइज़ जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, इसका जो साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाता है, कंट्रैक्ट करता है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हम आगे समझेंगे डी ब्लॉक में। तो वहाँ पे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से साइज़ छोटा हो गया, साइज़ छोटा होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ गई है। किसमें, यहाँ पे ध्यान रखना है, थैलियम में। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है, ये सब सेम रहते हैं, यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है, तो इसको उठा के हम SN के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो कार्बन, सिंपल
कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे जर्मेनियम आता है, और जर्मेनियम के बाद अब एसएन नहीं आएगा, क्या आएगा पीबी, और पीबी के बाद आपको मिल जाएगा एसएन। तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे 2 एक्सेप्शन हैं, बाकी ग्रुप में आप समझ रहे हैं सब ठीक रहता है, यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, और साइज़ बढ़ने पर क्या होगा, आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी टॉप टू बॉटम में क्या होती है, आयनेशन एंथैल्पी कम होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक। तो ये वेरिएशन था ग्रुप में, वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पी इन ग्रुप। अब हम पीरियड में समझेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट हम सीखेंगे इन पीरियड में, तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आप जाते हैं, आयोनेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या होता है, इंक्रीज़ द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ द एटॉमिक रेडियाई, यानी एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स एटॉमिक नंबर स्टूडेंट, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज मान लो यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम में क्या है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है। अगर हम आगे बढ़ गए, कहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर फ्लोरीन में आ गए मान लो, तो अगर फ्लोरीन की अगर आप बात करते हैं तो फ्लोरीन में देखो कितना होगा, यहाँ पे ये फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा या नहीं बढ़ा है ना, यहाँ पे 9 हो गया, फ्लोरीन में कितना आ गया 9, तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में इस फ्लोरीन के, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो यहाँ इसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कंट्रैक्शन करेगा, और उसका साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज़ स्मॉल हो जाता है। छोटे साइज़ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल आप बोलेंगे लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगी, यानी साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ डिक्रीज़ करेगा, सिंपल। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने आयोनेशन एंथैल्पी यहाँ आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इन्होंने आयोनेशन एंथैल्पी को निकाला तो पता लगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 520 है, 520, यहाँ पे 899 है, यहाँ पे 801 है, तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे 1086 है, यहाँ पे 1402 है, और यहाँ पे 1314 है, फ्लोरीन के 1681 है, यहाँ पे 2080 है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो बेरिलियम है इसमें 2s2 है, ये क्या है, स्टेबल है, हाफ फील्ड है ना, फुल्ली फील्ड है, सॉरी ये क्या है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होते हैं। यहाँ पे भी स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे भी हाफ फील्ड, यहाँ पे भी यहाँ पे कम्प्लीटली फील्ड नहीं है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये हाफ फील्ड है, यहाँ पे ये क्या है, हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड भी आपको पता है स्टेबल होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पी वाला पूरा फुल्ली फील्ड है ना, तो ये भी क्या है, स्टेबल है। तो जो स्टेबल होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, तो ये एक्सेप्शन केस होते हैं। तो यहाँ पे 899 और यहाँ पे 1402 और यहाँ पे 2080, तो ये है ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू, क्योंकि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनको आप वैल्यू को निकाल के आपको एक अरेंजमेंट बनाना है, दिस इज़ योर होमवर्क, कि भाई यहाँ पे 899 है तो ये कहाँ आएगा, बाकी आप सीरीज़ को वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी सेम केस, सोडियम की आयोनेशन एंथैल्पी 496 है, मैग्नीशियम की 737 है, एल्युमिनियम की 577, ऐसे सिलिकॉन की 786 786, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे फास्फोरस की 1011, और यहाँ पे सल्फ़र की 999, क्लोरीन की 1255, आर्गन की 1520 किलोजूल पर मोल। दिस इज़ द यूनिट ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या बोलना है, आप बोलेंगे कि फर्स्ट ग्रुप वाले में बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियोन, एंड सेकेंड ग्रुप वाले में, ये फर्स्ट ग्रुप, एंड सेकेंड ग्रुप वाले में क्या हो रहा है, सॉरी सेकेंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड और ये सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में स्टूडेंट क्या हो रहा है कि ये जो एलिमेंट मैंने इस तरह से ग्रुप में लिखे हैं, सॉरी जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये मैंने Mg, P और Ar, Mg फास्फोरस और Ar ऊपर लिखा मैंने बेरिलियम एंड नाइट्रोजन और नियोन। तो इसमें क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन से हमारी कुछ ज़्यादा वैल्यू को रखता है ये, यानी हायर वैल्यू देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एक इसका रीज़न है, आपको इसको लिखना है। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को देखकर आप इसका अरेंजमेंट को, ऑर्डर को लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आयोनेशन एंथैल्पी को कंप्लीट कर लिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।